हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस चैप्टर को आपने कर लिया तो आपके 3 नंबर बोर्ड में पक्के हो गए। इस चैप्टर में बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। आपको टॉपिक की बात करें, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट में। अभी हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की, कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कवर किया था, तो पेपर में कई बार ये भी आता है कि व्हाट इज मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसकी हम बात करेंगे, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, करंट दो तरह का होता है। एक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्शन करंट पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ा कंडक्शन करंट, जो हमने पढ़ा था ना, I इक्वल टू dq/dt, ये आपका था डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज कंडक्शन करंट। अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। इसको डिस्कवर कैसे किया मैक्सवेल ने किया, कैसे किया हम देखेंगे जरा फटाफट। यहाँ पे उसने क्या किया, एक प्लेट लिया, 2 पैरेलल प्लेट लिया और उसको चार्ज करना शुरू कर दिया, कैपेसिटर के थ्रू चार्ज करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने की को ऑन किया, जैसे उसने की को ऑन किया, वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, जब वोल्टेज जाना शुरू हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो गया। चार्ज स्टोर मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर गया, इधर गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आके एक्सेप्ट हो गया, फिर गया, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता गया और ट्रांसफर होता गया। एक्चुअल में चार्ज स्टोरिंग चार्ज में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही होता है। वो क्या करता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना, इसकी वजह से यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट आएगा। जब करंट आएगा तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, कोई बताएगा बच्चा? यस, मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे, आप देखें यहाँ पे, अगर मैंने इसको लूप ले लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर लूप के अंदर करंट होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसने कहा था, एम्पियर सर्कुटल लॉ ने बोला था। अगर यहाँ पे उसने एक मैग्नेटिक नीडल लिया तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन आने की वजह से उसने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अब ऐसे ही क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, या माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, या माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट बनेगा। मैं थोड़ा सा एक सेकंड आपको दिखाऊंगा। यहाँ प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। जब प्लस और माइनस चार्ज क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो क्या इनके बीच में एक मैंने कॉइल रखा, इसमें कोई करंट आएगा क्या? आप लोग बोलेंगे नहीं आएगा, बिल्कुल बोलेंगे नहीं आएगा, क्योंकि बीच में है सर, बीच में करंट नहीं आएगा। लेकिन उसने क्या किया, इस कॉइल के पास में फिर एक मैग्नेटिक नीडल लेकर आया, तो उसने क्या देखा कि इसमें भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो डिफ्लेक्शन का कोई तो कॉज होगा। तो क्या कॉज था, इसी के अंदर एक करंट डेवलप हुआ। जब ये चार्ज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था तो यहाँ पे एक करंट डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपने क्या देखा कि जब चार्ज यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, प्लस माइनस बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज होगी। तो इसकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो भैया साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा तो यहाँ पे एक करंट डेवलप हो रहा है, दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट डेवलप हो रहा है, करंट डेवलप ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है तो वहाँ पे एक क्या हो रहा है, वहाँ पे एक करंट डेवलप हो रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो आपने पढ़ा था एम्पियर सर्कुलर लॉ, बिल्कुल हमने ये पढ़ा था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट, टोटल करंट। बट मैक्सवेल ने क्या किया, इसको कहा कि नहीं भैया कंडक्शन करंट तो है ही, साथ साथ यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इसने रूल दिया था, एम्पियर सर्कुलर लॉ ने जो रूल दिया था वो लॉ वहाँ पे फेल हो गया, वहाँ पे इसको मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफाई करने के बाद जो इसका फॉर्मूला बना बी डॉट डी एल, ये बन गया है म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों का सम। ये क्या बना आपका, ये बना आपका मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी है मैक्सवेल ने। वहाँ पे हम लोग आइंस्टाइन और न्यूटन को बोलते रहते हैं, लेकिन मैक्सवेल ने दोनों को फेल कर दिया था। किस्मत की बात है, कोई भी आगे जा सकता है। चलिए, तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हुआ, इसके चेंज होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और जो करंट डेवलप हो रहा है, दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट को ये भी बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पे क्यू का मतलब फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फ्लक्स। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तब तक ये वाला करंट क्या होगा, ये वाला करंट आपका परसिस्ट करेगा। ये करंट आपका परसिस्ट कब तक करेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो गया, वहाँ पे ये करंट डिसअपीयर हो जाएगा। होप आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से डेवलप हुआ, क्या इसका यूजेज है, और मॉडिफाई करके जो आपका मैक्सवेल था उसने क्या रूल बनाया। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से, उसके चेंज होने की वजह से एक वेव जनरेट हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक वेव जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों साथी है, दोनों साथ साथ ही चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ये वाला पीला वाला मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर हम फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें, क्या पढ़ा था हमने, E इंटू ई, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बात करें हमने क्या पढ़ा था, बी क्यू वी, ई इंटू वी इंटू वी, ई से ई कैंसल, ये कैंसल, और आपका क्या बचा, सी की वी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करना शुरू कर देते हैं, वेरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे एक वेव जनरेट होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इन दोनों का जो रेशियो है ना, ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। यही आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट। पेपर में कई बार इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल एक आ जाता है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, और जनरेट इससे डेफिनेशन, स्टेटमेंट, यूजेज ये पेपर में आपके बनते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है।
इसके बाद पेपर में आता है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सिंपल सी है, आपको थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लेना है। पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, अगर फोर्स लगा रहे हैं पैरेलल तो मूवमेंट कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर। मतलब अप्लाइड फोर्स के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। दैट मीन्स जो EM वेव है दैट आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सेकेंड थिंग, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन। इनके प्रोपोगेशन के लिए, मूवमेंट के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन। सेकेंड, तो थर्ड की बात करें, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स इसकी जो स्पीड है ये फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये दे कैन ऑल रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। और इनका जो नेचर है कैसा है, पोलराइज होते हैं, ये हमेशा पोलराइज्ड होते हैं। नेक्स्ट, दे कैन एमिटेड एंड एब्जॉर्ब बाई मैटर। ये किसी भी मैटर के थ्रू एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, एमिट भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम एब्जॉर्बेंट, गुड एब्जॉर्बेंट बोल देते हैं और गुड एमिटेड या एमिटिंग भी बोल देते हैं। तो आपको समझ आया होगा EM वेव की प्रॉपर्टी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का कई बार आ जाता है, कई बार MCQ में भी आ जाता है आपको। तो ये 5-6 पॉइंट है, आपको ध्यान कर लेने हैं, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके प्रोडक्शन की, बात करेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है प्रोड्यूस करने का, याद रखना, ड्यू टू एसिलेटेड चार्जेस। अगर हम चार्ज को एसिलेट कर रहे हैं उससे हो जाएगा, या कुछ मैग्नेट्रॉन होते हैं उनके वाल्व के मूवमेंट से होता है, या कुछ इलेक्ट्रॉन जो ऐसे होते हैं जो एनर्जी लेवल को पार कर जाते हैं, हायर से लोअर में चले जाते हैं, लोअर से हायर में चले जाते हैं, इनकी वजह से इनका प्रोडक्शन होता है। स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम याद करने का तरीका आप ध्यान रखिएगा, गक्सू वीमर, GXUVIMR। जी से गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो, ये आपको ध्यान कर लेने हैं। इनमें इनका जो वेवलेंथ की बात करें, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है आपका रेडियो का, और गामा का वेवलेंथ, इसका अगर रेडियो की बात करें ये ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर के आसपास होता है। गामा का बहुत कम ही होता है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है। और जो विजुअल के पेपर में आता है ये होता है 400 to 700 नैनोमीटर। ये आपका वेवलेंथ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाती है, इसकी गामा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाती है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी लीस्ट हो जाती है। ये आपको याद करने का तरीका है गक्सू वीमर। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ये है कैसे प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम रेडियो की बात करें, सिंपल एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप सब में ये लगा सकते हैं, अगर भूल गए तो NCERT जो बोलती है वही फॉलो करना है। ये NCERT का आप देखेंगे यहाँ पे। माइक्रोवेव की बात करें, मैग्नेट्रॉन वाल्व जो होता है उसकी वजह से यहाँ पे माइक्रोवेव प्रोड्यूस होता है। जो इंफ्रारेड है ये वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स को बार बार अगर वाइब्रेट करेंगे एक सर्टेन मीडियम के अंदर तो ये क्या होगा, इंफ्रारेड प्रोड्यूस होगा। फिर ये हम बात करें विजिबल की बात करें, इसको लाइट भी बोलते हैं। विजिबल तो हमें सिंपल से पता है, ये कलरफुल वर्ल्ड हमें देता है जो एटॉमिक, एक सर्टेन एटॉमिक लेवल तक या सर्टेन लाइट, सर्टेन एटॉमिक लाइट जो है उसके एमिशन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। फिर हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट का जो इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक्साइट हो जाता है तो अल्ट्रावायलेट आ जाती है। फिर अगर हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे के अंदर दो चीज़ें, एक्सरे ट्यूब होती है या इलेक्ट्रॉन के इनर सेल की वजह से भी यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस हो जाती है। गामा रे सबसे खतरनाक होती है, ये रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, न्यूक्लियस का अगर हम डीके हो रहा है बार बार तो ये वाला प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा यहाँ पे प्रोडक्शन का, ये का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। फिर आता है इसका यूजेज, इंपॉर्टेंट है इसके यूजेज। यूजेज बहुत सारे हैं, आप 2-3 याद कर लें, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि इसका यूज किस रेंज में करते हैं या कौन सा वेव इसमें यूज होता है। तो बेसिकली जो है
कॉमन जो मैं दिखता है वो याद कर लीजिए। गामा रेज की बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट में, जिसमें आपका आ जाता है कैंसरस सेल को मारने के लिए, आपने सुना होगा रेडियोथेरेपी। कौन होता है, कौन सा सेल होता है, गामा रेज। गामा रेज का जो पेनिट्रेशन पावर होता है सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं गामा रेज उसमें यूज होता है। उसके बाद न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से मिलता है, गामा रेज। फिर आता है एक्सरे में। एक्सरे में सबको पता है जो फ्रैक्चर ऑफ बोन हो गया, जॉइंट होगा, वहाँ पर यूज करते हैं ट्रीटमेंट, उसका जो डिटेक्शन है उसमें यूज कर लेते हैं। जो आप देखेंगे कई जगह मेट्रो में, रेलवे में, एयरपोर्ट पे एक्सरे मशीन्स लगी होती है, डिटेक्शन ऑफ एनी मेटल्स और एनी एक्सप्लोसिव आइटम्स, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ में करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्रिस्टल के स्टडी के लिए किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूवी रेज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। इसमें दूसरा सर्जिकल आइटम्स जो होते हैं जितने भी उनके स्टेलाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, उनको मतलब स्टेलाइज करके हम फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिंगरप्रिंट्स में इसका यूज किया जाता है। इनविजिबल राइटिंग्स पेपर में एनसीईआरटी में आता है, डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग कौन करता है, आपका यूवी रेज। और एक और चीज़ यूवी ए, यूवी बी, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ होता है, यूवी सी। ये सारे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में इसका यूज किया जाता है, जो कि सबके घरों में जो आरओ होता है वहाँ पे लगा होता है। फिर हम बात करते हैं विजुअल। विजुअल में तो कलरफुल वर्ल्ड, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेन के लिए जो पेपर में आता है, मींस मस्कुलर स्ट्रेन हो गया, जो कि इंफ्रारेड लैंप होती है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। इंफ्रारेड लैंप काफ़ी हीटेड डिवाइस होती है, जो कि हमें हीट प्रोड्यूस करती है और मस्कुलर स्ट्रेन में हमें हेल्प करती है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करती है। फिर आता है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सबको पता है, रडार, और रडार में आपका यूज किया जाता है माइक्रोवेव का। और माइक्रोवेव कहाँ होता है, खाना पकाने में, खाने को गर्म करने में भी इसका यूज किया जाता है माइक्रोवेव का। फिर आता है रेडियो वेव। आपने देखा टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एफएम हो गया, एएम हो गया, ये सारे एप्लीकेशन है इनका। तो इस चैप्टर के अंदर यही सारे टॉपिक पढ़ने हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी ये फॉग सीरीज है, इस फॉग सीरीज में आपको मैं पूरा फिजिक्स इस सितंबर में कंप्लीट कर दूंगा। आप इसको पढ़िए, कुछ डाउट होता है तो हमें कमेंट करिए और हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों।